हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टीवी। व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग आपके पास मौजूद हैं आपकी सेहत के हवाला से जो मेंटल हेल्थ है उसके इश्यूज़ पे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे और वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुए होंगे। आपके कमेंट्स से हमें पता चलता है कि आप हमारे प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है। सो आज हम आपके पास मौजूद हैं बच्चों में मौजूद एंग्जाइटी और डिप्रेशन के हवाले से टॉपिक लेके, और हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारी स्पेशलिस्ट माहिर नफ्सियात मौजूद हैं अमारा राव। आप इनको जानते हैं, आप पहले भी इनके हमारे प्रोग्राम्स देख चुके हैं इनके साथ, और आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो हम आपके और मिस अमारा के दरमियान ज़्यादा देर तक हायल नहीं रहेंगे, आइए हम आगे बढ़ते हैं। मिस अमारा, आपको खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के हवाला से, बच्चों में मौजूद एंग्जाइटी और डिप्रेशन के हवाला से। बच्चों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक्चुअली ये है क्या चीज़? एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है? थोड़ा सा हमें इसके बारे में डिटेल से बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मिस रुखसाना फॉर इनवाइटिंग मी कि मैं इस तरह के टॉपिक्स पे बात करूं जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। बिल्कुल। तो आज जो टॉपिक है वो है एंजाइटी और डिप्रेशन, जैसे मिस रुखसाना ने बताया। अच्छा, एंजाइटी पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हम एंजाइटी की बात करते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को ये हम सिर्फ इतना कह देते हैं कि यार बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो एक्चुअली वो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उनके साथ। हम उनको इस तरह से डांट डपट के या उनको अवॉइड करके इस मसले का हल नहीं निकल सकता है। अवॉइड कर देते हैं हम बच्चों को कि कोई बात नहीं, एज है, गुजर जाएगी, उम्र है, इस उम्र में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और बच्चा कर लेगा, खुद से मैनेज हो जाएगा, सब हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी हमें ज़रूरत पड़ती है माहिर नफ्सियात की बच्चे की कंडीशन देख के। आगे हम फर्दर उस पर जब बात करेंगे तो आपको समझ आएगी कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि माहिर नफ्सियात की या किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है हमें बच्चों के लिए। सो सबसे पहले कि ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये समझना कि एंजाइटी है क्या। एंजाइटी एक कैफियत है, ठीक है। कैफियत किस चीज़ की कैफियत है कि आपकी परेशानी, एक आपके ज़हन की एक ज़हनी हालत की एक कैफियत होती है। हालत है, एक ज़हनी कैफियत है। ज़हनी कैफियत आपने बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज़ किया। ज़हनी कैफियत है जिसमें क्या इंसान होता है, क्या मुब्तला होता है, वो परेशानी में, एक खौफ में मुब्तला होता है, एक बेशुमार परेशानी होती है, खौफ होता है। जब हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं कि बच्चे को या किसी बड़े को एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो वो डिसऑर्डर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि कैफियत है, उस ज़हनी कैफियत, उस ज़हनी प्रेशर की वजह से आपके जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जो अलामात नज़र आ रहे होते हैं, वो अलामात क्या होते हैं कि आपके जो फिज़िकल, अगर हम अलामात की बात करें तो उसमें ये होता है कि आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, आपकी जो है वो ऐसा लगता है हाथों में और पाँव में जान नहीं है, आप चल नहीं पा रहे हैं, आपका जो है सांस में मसला हो रहा है। और कभी कभी ऐसी कैफियत होती है कि आपको लगता है कि शायद आपको हार्ट अटैक आने वाला है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, आपको चक्कर आ रहे होते हैं, ये वाली कैफियत हमें नज़र आती है। पर ऐसा होता है कि ये किस वजह से होता है? ज़हनी परेशानी की वजह से। और बच्चों में एक प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं अगर वो छोटी एज में हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। और कुछ बच्चे पेट में दर्द का भी उनको कंप्लेन होती है कि हमारे पेट में दर्द शुरू हो गया। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं सामने आता, कोई ऐसी वजह नहीं नज़र आ रही होती। हम बच्चे को ये कह देते हैं कि नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम तो ड्रामे कर रहे हो। सही। पर ऐसा नहीं होता। कुछ कैफियत ऐसी होती हैं जिनके मेडिकल रीज़न नहीं होते, बट साइकोलॉजिकल, मतलब ज़हनी रीज़न। एक्चुअली पेट में दर्द हो नहीं रहा होता, लेकिन जहन उसको, क्योंकि वो परेशान है तो वो उस परेशानी को वो इस तरह से जाहिर करता है, वो आपको बताता है, आपका दिमाग आपको बताता है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप अब काम करने के काबिल नहीं हैं। सो ये होती है एंजाइटी। फिर जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो कि आपका बहुत गमगीन और अफसुर्दा मूड रहता है, ठीक है।
और दूसरा ये कि आपको जो एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं, जो पसंदीदा आपके वो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपको अब नहीं अच्छी लगती। आहिस्ता आहिस्ता करके वो क्या होता है कि वो आपको बहुत, या तो आप उसमें बोर्ड फील हो जाते हो, आप बोर हो रहे होते हो, उकताया हुआ महसूस होता है, उस काम को करने को दिल नहीं चाहता, आपका उस काम को करने को दिल नहीं चाहता। आहिस्ता आहिस्ता आप उसे कम कर देते हो, फिर एकदम से आप छोड़ देते हो उसे। सो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो पहले आपको अच्छा लगता है काम करना, फिर नहीं अच्छा लगता। अगर मैं एग्जांपल दूं, बच्चों को कलरिंग बहुत अच्छी लगती है, पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। कुछ बच्चे होते हैं 6, 7, 8 ईयर्स की एज में ही ना वो बेकिंग स्टार्ट कर देते हैं अपनी मदर के साथ, या छोटी छोटी चीज़ें, हाउस होल्ड चोर्स जो होते हैं। कुछ मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों को अपने साथ रखती हैं छोटे छोटे कामों में, ताकि बच्चा जो है वो एंगेज रहे, वो बोर ना हो, इस तरह की चीज़ों ऐसा बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो वो अचानक बच्चे को क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें ना उस चिड़चिड़ाहट आना शुरू हो जाती है कि मुझे ये काम नहीं करना। पहले अच्छा लगता था, अब अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल। तो उसके रीज़न आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके रीज़न को समझना कि बच्चा क्यों पीछे जा रहा है, या क्यों अब वो सारे काम नहीं कर रहा। लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ एक एक्टिविटी को छोड़ेगा, उसे पेंटिंग भी साथ पसंद होगी, मे बी पौधे अच्छे लगते होंगे, या वो कोई जानवर अपने साथ रखता होगा, बिल्ली हो गई या कोई भी रैबिट हो गया। छोटे बच्चे इस तरह के उनको शौक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो शौक आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाता है। फिजिकली बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, छोटे बच्चे जब होते हैं 8-9 साल तक के, वो बहुत ज़्यादा उछल कूद होती है, उनकी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है। अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, तो उनके पीछे भागना बहुत ज़्यादा पड़ता है, हर एक काम के लिए, हर एक बात के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एनर्जी उनमें काफ़ी होती है। तो वो जो अगर उन पे अचानक से किसी तरह डिप्रेशन का अटैक हो जाता है, तो फिर वो सारी उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं, है ना। अगर वो इस फेज में जा रहे होते हैं या डिप्रेसिव मूड में जा रहे होते हैं, तो फिर ये वाला आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी सारी चीज़ों में खलल आता है। और एक खलल उनकी ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनकी नींद और उनके खाने पीने की रूटीन में बहुत ज़्यादा खलल आता है। या तो वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, या वो बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं। कि अब मैं ये चीज़ ख़त्म कर रहा हूँ, ये चीज़ छोड़ रहा हूँ, या उनको खुद भी महसूस हो रहा होता है कि ये पहले अच्छी लगती थी, अब अच्छी नहीं लगती। पर क्या होता है बड़ों में और बच्चों में फ़र्क, कि बड़े बता देते हैं कि पहले मुझे अच्छा बता सकते हैं, समझ पाते हैं करना, पर अब नहीं अच्छा लगता। बच्चों का क्या है कि उनको समझ ही नहीं आती कि पहले हमें अच्छा लगता था। जब तक हम उनसे पूछते नहीं कि आपको पहले ये चीज़ अच्छी लगती थी बेटा, अब नहीं लगती है, अब क्यों नहीं लगती है, क्या रीज़न है, तो उनके पास कुछ नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता, कुछ उनको समझ नहीं आ रही होती, बस नहीं अच्छी लग रही है, या अच्छी लगती थी या नहीं लगती थी, इसमें भी वो ज़्यादा कंफ्यूज हो। और बाज़ औक़ात बच्चे बहुत गुस्से में जवाब देते हैं। फॉर एग्जांपल माँ ने पूछा, बेटा पहले तो आप ये चीज़ बड़े शौक से खाते थे, तो आगे से बच्चे का जवाब बजाय इसके कि वो एक नॉर्मल बिहेवियर में, क्योंकि ऐसा होता है, इंसानी नेचर है, हमेशा हम एक ही चीज़ को पसंद नहीं कर सकते, तो बजाय इसके जो एक नॉर्मल इंसान होगा वो एक नॉर्मल वे में आपको जवाब देगा, आज ये खाने का मूड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम का शिकार है, वो एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसका जहन जो है वो ऑलरेडी अपसेट है, तो वो स्मूथ और सॉफ्ट नहीं जा सकता। वो गुस्से में आपको जवाब देगा कि मम्मा नहीं दिल जा रहा, ठीक है, तो क्या करूं मैं। इसमें क्या होता है, चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा आ जाती है बच्चों में। बड़ों में तो इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती गुस्सा, और ये बच्चों में देखा जाता है कि उनमें बहुत चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ये वाली चीज़ें बहुत नज़र आती हैं, क्योंकि उनको यही बात है ना, समझ नहीं आ रही कि उनके साथ ये कैफियत क्या है, हो क्या रहा है। सही, ठीक है, तो ये है डिप्रेशन। अच्छा मिस हमारा एक चीज़ बताइएगा, अभी आपने जिक्र किया कि डिप्रेशन जो है ये फॉर एग्जांपल हम उसको ये कह सकते हैं, ये एक मूड होता है जो कई दिनों तक तारी रह सकता है, हफ्तों तक। क्या मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत लंबा होता है, या शॉर्ट टाइम के लिए भी ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक आध दिन या चंद घंटों में? नहीं, ऐसा होता है कि जो हम बुक फॉलो करते हैं DSM-5, उसका क्राइटेरिया ये है कि 2 हफ्ते तक रूटीन में ये चीज़ रहनी चाहिए। अच्छा। एक दिन छोड़ के एक दिन तो लाजमी बच्चे का ऐसा मूड, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। फिर हम ये वाला जो मैंने क्राइटेरिया बताया, ये मेजर डिप्रेशन का, ठीक है। अब इसकी एक और टाइप भी होती है,
जिसको हम डिस्थाइमिया कहते हैं, ठीक है। उसमें यही सब होता है, पर ड्यूरेशन क्या होता है, 1-2 साल का ड्यूरेशन होता है बड़ों में, और बच्चों में क्या होता है 1 साल का ड्यूरेशन होता है। यही सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं। 2 तो मेन मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा 5 से 6 सिम्टम्स होना ज़रूरी है डिप्रेशन में जब हम बच्चे को डायग्नोसिस। सही, इसको हम फिर बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हम क्या है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। एंग्जाइटी की कितनी एग्जाम होती हैं? या एंग्जाइटी जो है वो क्या वो एक मतलब कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है या बस शॉर्ट टाइम के लिए होता है? कुछ थोड़ा सा देखिए, ये डिपेंड करता है कि जब भी कोई इशू आता है उसके पीछे एक रीज़न, एक वजह ज़रूर होती है। तो जब भी मेडिकल या हम साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका रीज़न, आपकी वजह बहुत ज़रूरी होती है कि क्यों है। सो उसी से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कितने टाइम में ठीक हो सकता है, कितना टाइम इसे लग सकता है, क्या कोई इन्वायरमेंट में इस तरह का फैक्टर है जिसकी वजह से ही हो रहा है। अब आगे जब मैं आपको इसकी एग्ज़ाम बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ कि वजह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सही, कि इसके पीछे वजह क्या है, एंजाइटी के पीछे वजह क्या आ रही है। तो एंजाइटी की काफ़ी एग्ज़ाम है, पर आज जो हम बात करेंगे वो बच्चों के हवाले से ज़्यादा हम बात करेंगे कि बच्चों में ज़्यादा जो देखी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उनके पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ, फिर एक एक करके हम इसे डिस्कस करेंगे। तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म, सोशल एंजाइटी और सेपरेशन एंजाइटी और फोबियास, ठीक है। ये 4 जो है मेजरली बच्चों में देखे जाते हैं ज़्यादातर एज़ कम्पेयर टू बाकी एग्जाम के। सही। तो सबसे पहले जो हमने बात की सिलेक्टिव म्यूटिज्म की, एक्सक्यूज मी मिस, हमारा एक चीज़ हम क्लियर कर ले यहाँ पे। ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है बच्चों में किस एज से स्टार्ट हो जाते हैं तकरीबन? मोस्टली किस एज में देखने में आया? एज, अब मैं जैसे सेपरेशन सिलेक्टिव म्यूटिज्म के बारे में आपको बता रही हूँ, या मैं सेपरेशन एंजाइटी का फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ। सेपरेशन एंजाइटी से हम शुरू करते हैं क्योंकि वो जो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग, वो रिसर्चर्स ये कहते हैं कि सिलेक्टिव म्यूटिज्म 6 महीने के बच्चे से लेके 3 साल के बच्चों को भी हो सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेपरेशन एंजाइटी की। जैसे आपने उम्र पूछी है, तो सेपरेशन एंजाइटी जो रिसर्चर्स इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं वो ये है कि 6 महीने की उम्र से लेके 3 साल के बच्चों में भी देखी गई है। सेपरेशन एंजाइटी है क्या? सेपरेशन मतलब अलैदगी। अलैदगी किन लोगों से? जो बच्चे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ज़्यादातर बच्चों को खौफ होता है माँ बाप के दूर जाने का, उनको डर होता है। या कभी ऐसा हुआ होता है कि वालिदा जो है वो एक दिन के लिए कहीं चली गई हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, या वो इस तरह की कोई चीज़ उनके साथ हो गई है क्योंकि एक एनवायरनमेंट, एक नेचुरल चीज़ हो जाती है, बीमार हो गई हैं, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है उनको, तो वो बच्चे में खौफ आ जाता है कि मेरी वालिदा मुझे छोड़ के चली गई हैं हमेशा के लिए। सो इसके उसमें वजह में क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, और समटाइम इतना रोता है कि वो अपना सांस भूल जाता है। किस तरह से वो अपनी एंजाइटी शो करेगा? वो किसी के पास जाएगा नहीं, किसी को हाथ नहीं लगाने देगा, वो रोता रहेगा, कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, खाना पीना छोड़ देगा। और जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया 6 महीने का बच्चा, तो उसके पास और कोई ना तो उसके पास कोई ऑप्शन है और ना ही उसके पास कोई वे है बात कि उसको महसूस क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो ये सेपरेशन एंजाइटी वैसे तो काफ़ी बच्चों में आगे भी देखी जाती है, 12-11 साल की उम्र में भी देखी जाती है कि उनको एक एंजाइटी होती है जब उनके वालिद वालिदा घर से चले जाते हैं या उनको कहीं जाना होता है, उनको खौफ होता है कि मुझे कुछ हो जाएगा या उनको कुछ हो जाएगा, वो मुझसे दूर हो जाएंगे। एक खौफ बच्चों के अंदर पैदा हो जाता है। जैसे एंजाइटी का हमने बताया कि ये खौफ है, ये एक परेशानी की कैफियत है। तो उन बच्चों में क्या होता है कि खौफ और एक परेशानी आ जाती है कि उनके वालिद या वालिदा या उनके जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बहन है, भाई है, तो वो दूर हो जाएगा उनसे, वो दूर चला जाएगा। तो ये वाली कैफियत इनमें सेपरेशन एंजाइटी में देखी जाती है। फिर हम बात करें सिलेक्टिव म्यूटिज्म की। तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म क्या है कि सिलेक्टिव आपका क्या होता है कि एक मखसूस, ठीक है। म्यूटिज्म का क्या मतलब है? म्यूटिज्म को अगर हम समझे तो खामोशी, एक मखसूस जगह पे बच्चे जो हैं वो खामोश हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं कि क्यों है, क्या है। तो बच्चा जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं ये जो एज देखी गई है ज़्यादातर प्री स्कूल एज में देखी गई है, जब बच्चों की स्कूलिंग शुरू होती है, स्कूल जाना शुरू करते हैं। क्या होता है कि वो एक एनवायरनमेंट में देखते हैं कि हाँ एक अच्छा है, या कभी ऐसा होता है कि बच्चे को एक दिन वो अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, या सब बच्चे उस पर हंस रहे होते हैं, या मे बी वो आया और वो गिर गया तो सारे बच्चे उस पर हंसना शुरू हो गए, या उसने कुछ बोला तो उससे कुछ तुतला के बोला गया, कुछ ऐसा बोला गया जो बिल्कुल क्लियर नहीं था, तो बच्चे सब हंसना शुरू हो गए, ओ इसको तो बोलना ही नहीं आता। बोलने से रिलेटेड, बात करने से रिलेटेड,
जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो बच्चा उस सिचुएशन में चुप हो जाता है कि इस जगह पे मैं बोलूँगा तो मैं कुछ गलत बोल दूँगा। सही, ठीक है, सही। तो इन छोटे बच्चों को भी ये खौफ होता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मैं गलत बोल दूँगा, इसलिए मैं खामोश रहूँगा। उनको परेशानी, उनको घबराहट महसूस होती है, उनको खौफ होता है कि मैं बोलूँगा तो सब हंसेंगे, मैं बोलूँगा तो डांटेंगे। समटाइम्स वालिदैन भी जो है बेदहानी में ये कर देते हैं कि सही से बोलो, ये क्या कर रहे हो, तो मतलब डांट देना बच्चे को कि इनिशियली उसने 1-2 वर्ड बोले और उसे डांट दिया है, तो वो बच्चा भी सिलेक्टिव म्यूटिज्म की तरफ जा सकता है। या फिर किसी वजह से बच्चों को इग्नोर कर देना, तो वो खामोश हो जाता है कि यहाँ तो मुझे रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा, यहाँ तो मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, तो यहाँ बोलने का फ़ायदा नहीं है। तो ये भी जो है वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म की तरफ बच्चे को ले जाता है कि आप कुछ मखसूस जगहों पे खामोशी इख्तियार कर लेते हो। फिर उसके बाद हमने बात की है सोशल एंजाइटी की। सोशल एंजाइटी क्या होती है? सोशल मतलब हमारे जो समाजी हमारे इर्द-गिर्द के जो माहौल है, इर्द-गिर्द का जो माहौल है वो, उससे रिलेटेड बच्चों को एंजाइटी होती है। अब उससे रिलेटेड क्या होती है, ये कॉमनली देखी गई है जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, प्री स्कूल से निकल कर आगे जाते हैं, जब उनको कोई चीज़ प्रेजेंट करनी होती है, रीडिंग करनी होती है, या लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, मिलना होता है, अपनी फैमिली गैदरिंग्स में जा रहे होते हैं, तो वो भी जो है बच्चे पीछे हट जाते हैं। या तो इन बच्चों में देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, कि उनको जो है वो शर्म आ रही होती है कि नहीं, हमने नहीं बोलना, हमें शर्म आ रही है, हमें नहीं बात करनी लोगों से, हमें नहीं मिलना लोगों से। या तो ये रीज़न होता है, या ऐसा होता है कि कभी जैसे मैंने बताया कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है बच्चे के साथ जिसकी वजह से भी वो सोशल एंजाइटी की तरफ जा सकते हैं। क्या होता है कि जब उनको पता लगता है कि हमें किसी फैमिली में जाना है, या कल मेरी प्रेजेंटेशन है, या कल मेरा रीडिंग का है टॉपिक, मुझे प्रेजेंट करना है, मुझे स्पीच देनी है, मुझे रीडिंग करनी है, तो बच्चे को वो रात से ही एक एंजाइटी या परेशानी और एक खौफ की कैफियत बच्चों पे तारी हो जाती है, जिसके अलामात हमें क्या नज़र आते हैं कि उनको पसीना आना शुरू हो जाता है, उनके हाथ पैरों में जान नहीं रहती, उनको लगता है उनके स्टमक में कुछ बॉल बन रही है, कुछ स्टमक से रिलेटेड वो कंप्लेन करते हैं, पेन शुरू हो जाता है, उनको पेन फील होता है। समटाइम्स इतनी सिवियर होती है कि उनको वॉमिटिंग्स शुरू हो जाती हैं और उसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं नज़र आ रहा होता। सही। तो बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो एक खौफज़दा और बेचैनी की कैफियत होती है, इधर से उधर टहलना। सॉरी, मैं आपकी बात कर रही हूँ मिस हमारा। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब पेरेंटिंग स्टाइल की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने जिक्र किया कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा घर में जिनको तवज्जो मिल रही होती है, बाहर जब वो निकलते हैं तो उनको वहाँ पे उस तरह की तवज्जो नहीं मिलती। तो वो जो चीज़ है वो भी उनके लिए एक एंग्जाइटी का बायस बनती है। या कोई दूसरा बच्चा क्लास में उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो वो चीज़ भी जो है वो जब बच्चे की बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाती है, वो भी उसको एंग्जाइटी की तरफ लेके जा सकती है। वो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइटी में चला जाता है कि हाँ, इस सिचुएशन में ऐसा हुआ, इस सिचुएशन में ऐसा हुआ, यहाँ मुझे मिल रही, वहाँ मुझे नहीं मिल रही है। तो ये वाली चीज़ जो है एक कैफियत है ना, एक ज़हनी कैफियत है, वो कभी भी कहीं किसी भी टाइम पे हम पे तारी हो सकती है। पर हम अभी भी अगर हम डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं ना, हम तब तक उसे डिसऑर्डर नहीं कहते जब तक ये अलामात हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज ना हो। ज़िंदगी कैसे है, हमारी ज़िंदगी के कुछ हिस्से जो हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे एक सोशल होता है, मतलब हमारा समाजी, हम लोगों से मिल रहे हैं, वो अफेक्ट हो रहा है, हमें नहीं मिलना आ रहा, हमें नहीं समझ आ रही। दूसरा हमारा होता है अपना पर्सनल, हमारी कॉग्निशन, मतलब हमारे जो सोचने समझने की सलाहियत है वो अफेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, ज़्यादा जो है हम फ्यूचर पे रहना शुरू कर देते हैं। जैसे एंजाइटी की बात करूँ तो हमें जो है आगे अपने फ्यूचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानी और खौफ आ रहे होते हैं। तो उसकी वजह से हम खाना पीना छोड़ दें, या उसकी वजह से हम लोगों से मिलना छोड़ दें, उसकी वजह से हम स्कूल जाना छोड़ दें, या हम कॉलेज जाना छोड़ दें, तो क्या होता है, यह हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहा होता है कि हमने अपने आप को एक कमरे में एक जगह पे बंद कर लिया है, सिर्फ इस खौफ, इस परेशानी, या अगर डिप्रेशन की बात करें तो अफसुर्दगी की वजह से। सो तब तक हम उसे डिसऑर्डर नहीं कहते हैं जब तक वो इन डिफरेंट सिचुएशन पे हमारे असरअंदाज ना हो, हमारी ज़िंदगी को मुतासिर ना करे। वो हम बच्चों में भी देख रहे होते हैं कि अगर उनकी ये एक्टिविटीज़ कम करने से, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ इससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि बच्चा अगर कुकिंग माँ के साथ कर रहा है या छोटे छोटे काम कर रहा है,
एक टाइम पे आके वो बोर हो गया, उसने वो तो छोड़ दिया पर उसकी जगह उसने दूसरा काम शुरू कर दिया जो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या मतलब है कि बच्चे को वो डिप्रेशन का कोई वो साइन नहीं शो कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो वहां से बोर हो गया तो अब क्या हुआ, उसने एक्टिविटी स्विच कर ली। पर जब हम बात डिप्रेशन के एक इस सिम्टम की या एक इस अलामत की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि बच्चा वो एक्टिविटी भी छोड़ देता है और उसके साथ साथ जो और एक्टिविटीज़ उसे पसंद होती हैं वो भी छोड़ देता है। तो इससे हम क्या वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जब हम नॉर्मली बच्चे से बात कर रहे होते हैं कि वो एक्टिविटी स्विच कर रहा है, वो उसको पहले वाली बोर हो गई है, तो मतलब हम उसे डिसऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। जब वो सारी एक्टिविटीज़ छोड़ रहा है और इसके साथ साथ और बहुत सी अलामतें जैसे मैंने आपको बताई हैं वो आ रही हैं, तो फिर हम उसे डिसऑर्डर कहते हैं और वो फिर इफेक्ट कर रहा हो हमारी ज़िंदगियों पे। क्योंकि नॉर्मली हमने बहुत ये टर्म सुना है कि इसको तो डिप्रेशन हो गया, इसको तो डिप्रेशन हो गया, पर लोगों को ये तो पता ही नहीं होता कि एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। समटाइम्स लोगों को एंजाइटी हो रही होती है पर लोग कहते हैं कि इससे तो डिप्रेशन है, जिसकी वजह से ये लोगों से मिलना छोड़ दिया है इसने और बात करना छोड़ दिया, पर मे बी उसे सोशल एंजाइटी हो। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम किसी प्रोफेशनल से, किसी माहिर नफ्सियात से या किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें कि ये क्या है, ये क्यों है, ताकि एक डिफ्रेंसिएशन अच्छे से पता लग जाए कि बच्चा या बूढ़ा या जो है बड़े वो फेस क्या करें, वो किस परेशानी से गुजरे हैं या किस मेंटल प्रॉब्लम से, जहनी जो दबाव की वजह से या जहनी कैफियत से गुजर रहे हैं बेसिकली, कि बच्चा या वो किस जहनी कैफियत से गुजर रहे हैं। सही। अच्छा मिस हमारा, अब आप हमारे पास माहिर मौजूद हैं तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी। हमने बात की बच्चों का बिहेवियर चेंज होने की, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स उनको इस तरह से उनकी तरबियत करते हैं कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। अपनी हर एक चीज़, उन्होंने कुछ भी प्ले किया, अपनी चीज़ें उन्होंने, अपने टॉयज़, अपने स्टडी की है, बैग्स, हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर उन्होंने पैक करके रख के फिर उन्होंने दूसरी साइड पे जाना है। बट अचानक से ऐसे होता है कि वो फिर वो पैकिंग और वो डिसिप्लिन जो होता है उसको छोड़ देते हैं। थोड़े उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। क्या हम इससे एंग्जाइटी या डिप्रेशन में ले सकते हैं या? देखिए जैसे मैंने कहा है कि एक अलामत या एक अलामत की वजह से हमने बहुत सारी अलामतें हैं। DSM का जब मैंने नाम लिया तो DSM-5 में या DSM जितने भी हैं उनमें बहुत सारी अलामतें होती हैं। सही। कि इसमें से 4 या 5 होंगी तो ही हम डिसऑर्डर बच्चे को देना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक बच्चे को हम बोल रहे हैं कि ये डिसऑर्डर है, मतलब ये बीमारी है, सही, ठीक है। तो उस बीमारी को देते हुए हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हमारे पूरे सेशंस होते हैं डिटेल वो असेसमेंट के, जिसमें हम असेसमेंट करते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट अप्लाई करते हैं और फिर इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो हम क्लिनिकल इंटरव्यू लेते हैं। तो एक अलामत जो आप बता रही हैं इसके साथ हमें और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पे पूछनी होंगी कि अच्छा उसके बाद क्या करता है, उससे पहले बच्चा क्या करता है, वो क्यों अब नहीं करना चाह रहा है, क्या रीज़न है। समटाइम्स हम बच्चे से ये पूछ लेते हैं कि क्या वजह है, तो आधे से ज़्यादा वजूहत तो बच्चे खुद अपने मुँह से बता देते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारी एबिलिटीज़ होती हैं या हमारी काबिलियत होती है कि हम उसे किस तरीके से समझ रहे हैं कि बच्चे को नहीं पता उसे क्या जवाब देना है, बच्चे को नहीं पता कि वो क्या महसूस कर रहा है। ये हम होते हैं कि बच्चे से फिर वो चीज़ बुलवाना, किस तरीके से बुलवानी है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, तो ये सारी चीज़ें एक चीज़ पे नहीं बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। सही। व्यूअर्स, ये बात जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी एक बात को देख के आप खुद डिप्रेशन का शिकार नहीं हो जाए कि मेरे बच्चे ने ये चीज़ जो है ये छोड़ दी, ये पहले वो ये करता था अब वो ये नहीं करता। तो किसी एक बात को लेके आप खुद डिप्रेशन का शिकार नहीं हो जाए, बल्कि एक पूरा प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। ज़रूरी नहीं कि एक बात चेंज हो गई, उसके लिए आपको एक से ज़्यादा वजूहात चाहिए होती हैं, 4-5 एटलीस्ट वजूहात जो हैं वो आपको देखना चाहिए। वो नोटिस करने के बाद आपको किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करने की ज़रूरत है, या कोई किसी आप अगर आपके पास कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, आप समझदार पढ़ी लिखी खातून है, आप नेट से सर्च करना चाह रही हैं अपने बच्चे के सारी चीज़ों को, तो आप जब 3-4 अलामात अपने बच्चे में देखें तब आप जो है वो थोड़ी परेशानी की बात तब होती है। ऐसा नहीं कि अगर एक बात छोड़ दी बच्चे ने तो आप परेशान हो जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि हाँ, हर जैसे मैंने बात की कि सारे सिम्टम्स बताए हैं, हर सिचुएशन पे बताए हैं कि स्कूल है, ट्यूशन है, मदरसा है, बच्चा जहाँ पे भी जा रहा है,
पढ़ने जा रहा है, किसी भी सिचुएशन में जा रहा है, तो उन सब में ये नज़र आ रहा है मुझे। तो मतलब ये बेशक 2 सिम्टम्स हैं, पर ये नज़र बहुत सारी जगहों पे आ रहे हैं। तो फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी माहिर नफ्सियात से इस बारे में बात करने के लिए या हेल्प लेने के लिए। सही। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट और इसको कंक्लूड कर दिया, जो मैं बात कहना चाह रही थी, जो बात मैं करना चाह रही थी, आपने उसका एक कंक्लूजन दे दिया। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली हम ये एक रुझान देखते हैं कि छोटी सी बात हुई, अच्छा एक छोटी सी बात हमारे कान में पड़ गई, अब हमने उसी को देखते रहना है और फिर उसी चीज़ को लेके हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं और फिर हम ऑटोमेटिकली अपने लिए प्रॉब्लम्स, मोस्टली ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स होते नहीं हैं, हम खुद अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि आप हर बात पे परेशान नहीं हो जाए। ख़ास तौर पे जब हम बच्चों की बात करते हैं तो माएँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है अपने बच्चों को लेके। मिस हमारा हमने बात की 6 महीने के बच्चे की, तो इतना छोटा बच्चा जो है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत ज़्यादा चीज़ें, सिर्फ एक शख्सियत होती है, माँ है, बाप है, या फॉर एग्जांपल उसको लुक आफ्टर करने वाली जो मेड है, जो वो अगर वो चेंज रही है तो थोड़ा सा वो होता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये प्रॉब्लम जो है वो अपने बच्चा जब माँ के पेट में है तो वो वहाँ से उसने अडॉप्ट तो नहीं की है, या ये कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों में? ये डिपेंड करता है कि इस तरह की सिचुएशन, क्योंकि बच्चा 9 मंथ अपनी माँ के साथ होता है। बिल्कुल। बच्चे को माँ की आवाज़, माँ महसूस होती है, खुशबू वगैरह हर चीज़ होती है। और जब बेबी वो और मेडिकल हमें ये बताता है कि बच्चा जो है वो माँ के पेट से ही माँ की आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है। बाप की आवाज़ उसको इस तरह से क्लियर नहीं सुनाई देती है, लेकिन माँ जो है वो डायरेक्ट उसका लिंक होता है बच्चे का और वो माँ की आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है। ऐसा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर शोर होता है या कुछ इस तरह के, या मदर चिल्ला रही होती हैं, चीख रही होती हैं, बिल्कुल, तो ये रिसर्चर्स में ये चीज़ है, मेडिकली ये प्रूवन है कि बच्चा जर्क करता हुआ नजर आया है, कि हिलता हुआ झटके है कि माँ वो परेशान हो रहा है। हाँ, वो परेशान हो रहा है। तो मतलब ये इमोशंस वो फेस करता है वहाँ पे भी। पर क्या होता है कि जब वो दुनिया में आता है तो माँ की गोद और वो जो कंफर्ट बच्चे को चाहिए होता है, वो पता होता है कि ये मेरी माँ का है और ये मेरी माँ है। खुशबू जैसे कहा, लम्स को महसूस करते हैं, वो समझ पाते हैं खुशबू। तो जब वो दूर जाते हैं या कोई और उन बच्चे को हक करता है या कुछ, अब देखिएगा जब हम नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी को लेते हैं 3 महीने 4 महीने, तो इतना नहीं पता लगता। 6-8 मंथ में बच्चा पहचानता है, बहुत अच्छे से पहचानता है अपनी माँ को, अपने घर वालों को। फिर कोई और आता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, घबरा जाता है ज़्यादातर लोगों को देख के, या जो ऐसे लोग हैं जिनके फेमिलियर नहीं है चेहरे, जिनको वो जानता नहीं है, तो वो रोता है। तो ये सारे एहसासात बच्चे को महसूस होना शुरू हो जाते हैं। आप ये चीज़ भी नोट करें, बच्चे को जब हम गुस्से में कोई, बेशक हम उससे ये कहें कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो, एक्सप्रेशन इज लाइक इसी बात की तरफ मैं जाने तो वो बच्चे जो है वो लफ्ज पे नहीं जाएंगे कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो, पर वो बच्चे के एक्सप्रेशन जो है को पहचानते हैं। 3 महीने के बच्चा भी आपके एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से पहचानता है। आप जो चेहरे के हमारे तासुरात चेंज होते हैं ना, वो बच्चा फौरन से पिक करता है। हम एक प्यारी बात उसको गुस्से में बोलेंगे, उससे वो भी समझ आएगी। और हम बेशक उसको प्यार में कुछ भी डांट रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, तो वो उस पर भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा। जो हमारे एक्सप्रेशंस होंगे, जो हमारे फेस पे, चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी, तो वो बच्चा उसे रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हमें लगता है कि बच्चा नहीं सुन रहा, बच्चा नहीं समझ रहा, पर बच्चा सब सुन रहा होता है, बच्चा सब समझ रहा होता है, वो महसूस कर रहा होता है। और शायद अगर हम महसूस वाली जो एक होती है ना, माँ को आगे पीछे अपने एनवायरनमेंट को, ज़्यादा लाइट तेज़ है, ज़्यादा आवाज़ तेज़ है, कोई भी चीज़ ऐसी है, वो बच्चा महसूस करता है। फिर उससे एक डिस्कम्फर्ट वाली पोजीशन में चला जाता है। डिस्कम्फर्ट मतलब कि आप जो है एक बेचैनी की कैफियत में बच्चा अगर जाता है, तो वो किस तरह की अलामत शो करता है कि वो मे बी दूध नहीं पिएगा, अगर फीडिंग पे है बच्चा तो वो नहीं पिएगा। दूसरा, वो रोना शुरू कर देगा, बहुत ज़्यादा रोएगा। आप खड़े होके उसे मेडिकल सारा आपने चेकअप करवा लिया, पेट देख लिया, कान देख लिए, बच्चों को पेट में दर्द, गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं कि हाथ भी लगा लिया, डॉक्टर को चेक भी करवा लिया, पर बच्चा फिर भी रो रहा है। क्या है, कोई केयर गिवर है जो बच्चे को छोड़ के चला गया है, या वो दूर हो गया है, वो उसे कंफर्ट नहीं मिल रहा है।
तो इस वजह आपने बच्चे एकदम से बच्चे के रूम का सेटअप चेंज कर दिया है, तो वो बच्चे के लिए वो उसे नहीं पता कि वो उसी रूम में है, उसके लिए वो जो आपने उसके रूम की सारी सेटिंग चेंज की है, उसके लिए उसके मानी ज़्यादा है। हाँ, उसको बिल्कुल बच्चा जहाँ पे जो है वो आरामदेह महसूस करता है, वो वहीं एकदम से पूरी चीज़ें नई आ गई तो उसको लगेगा मैं किसी नए माहौल में, किसी नए घर में चला गया हूँ। ऐसा ये चेंजिंग थोड़ा सा एक्सेप्ट करना बच्चे के लिए मुश्किल होती है। अच्छा, अभी हमने बात की कि बच्चे जो हैं उनकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगी व्यूअर्स कि बच्चा जो है वो उसको आपकी आवाज़ को पहचानता है, और शायद जो बड़े लोग होते हैं उनकी निस्बत उनकी जो फीलिंग्स जो होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं हम बड़ों की निस्बत, क्योंकि उसको खुदा ने सिर्फ एक फीलिंग का ही एक चीज़ दी है, उसने फील करना है, महसूस करना, टच करेगा, आवाज़ को फील करेगा, और फिर ही वो अपने अंदर जो उसका इस जहन जो भी एक पिक्चर बनाएगा वो उसी से बनेगी, और फिर वो उसी पिक्चर के हवाले से रिएक्ट करेगा। ओके मिस, हमारे जब हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, तो बच्चों में डिप्रेशन हम किस तरह से देखते हैं, बच्चों में किस तरह से डिप्रेशन नज़र आता है? जब हम बच्चों में बात करते हैं तो डिप्रेशन के तकरीबन यही अलामात होते हैं, बट एक अलग से एक मैं टर्म यहाँ पे बताऊँगी, वो है डिस्ट्रक्टिव मूड डिसरेगुलेशन। ये हम बच्चों को डायग्नोज करते हैं। इसमें क्या होता है कि अलामात वही होते हैं कि डिप्रेशन या मूड की वजह से आपको हो रहा होता है कि आप बहुत अफसरदा हैं, आप गमगीन हैं, अच्छा नहीं लग रहा आपको वो काम करना जो पहले लगता था, खाने पीने का मसला आ रहा है। बट इसके साथ साथ एडिशनल क्या होता है कि बच्चा जो है उसके बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है छोटी छोटी चीज़। जैसे शुरू में आपने एक एग्जांपल दी थी कि वालदा ने पूछा कि ये खाना तो आपको अच्छा लगता था, अब क्यों नहीं अच्छा लगता, तो बच्चा जो है एकदम से गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा कि मैंने नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद, और ये वाला मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाएगा। वो गुस्से में अपने आप को कहीं जो है वो आइसोलेट कर लेगा, मतलब अकेला रहना पसंद करेगा। इवन समटाइम आप बच्चे को प्यार कर रहे होते हैं तो उस पर भी बच्चा जो है वो ओवर रिएक्ट करता है, एंगर रिएक्ट करता है, शायद मैं बेहतर लफ्ज़ होगा एंगर रिएक्ट करता है। ओवर रिएक्ट तो एक अलग चीज़ है, एंगर रिएक्ट करता है, वो गुस्से में आपको मना कर देता है कि बस करे ना, क्या है, इस तरह चिड़चिड़ाहट होती है बच्चों को, इरिटेबल बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चे। तो ये इसमें सिर्फ एक एडिशन ये होता है कि बच्चे को गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है। जैसे हमने शुरू में भी एक अपने उसमें बात की थी कि दो तरह से बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, एक या तो वो बहुत खामोश हो जाते हैं, एक या तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं या डिप्रेसिव मूड की बात करते हैं तो उसमें ये होता है या तो बच्चा बहुत खामोश हो जाता है या बच्चे का बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जब डिप्रेशन के साथ बच्चे को इन अलामात, डिप्रेशन की जो अलामात हैं उनके साथ साथ बच्चे को अगर गुस्सा आ रहा है, शदीद गुस्सा आ रहा है, रो रहा है, बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपने आप को लोगों से नहीं मिला रहा, नहीं घुल रहा, नहीं समझ रहा कोई बात, तो वो उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव मूड डिसरेगुलेशन में आता है। और इसका जो क्राइटेरिया एज का है वो 6 से 18 तक की उम्र में बच्चे को हम डायग्नोसिस दे सकते हैं। 6 से पहले या 18 के बाद हम नहीं देते हैं। और इसमें भी मैं ये चीज़ क्लियर करूँ कि ये सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये क्या है। जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं, इसके बहुत सारे अलामात होते हैं, तो बच्चे को डायग्नोसिस देना और एक चीज़ बच्चे को बताना कि सिर्फ 4 अलामात हैं, इनकी बेसिस पे हम नहीं डायग्नोसिस दे सकते, और कब बच्चे को देना है, कब नहीं देना है, या कब किस तरह की काउंसलिंग या किस तरह के जो थेरेपी है या इलाज है हम बच्चे के साथ कर सकते हैं। सही। अच्छा मिस, हमारा यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, आपने कहा कि 6 से 18, तो यू मीन टू से कि 6 साल से पहले बच्चों की अगर आदतें चेंज हो रही हैं, दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। बच्चा ग्रो कर रहा है तो वो नॉर्मल उसकी आदतें, तो डेफिनेटली जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो वो चेंज होगा, लेकिन 6 साल के बाद जो है, 6 साल से पहले की आदतों के चेंज को आप उसमें नहीं लेके जा सकते। वो डेवलपमेंटल पीरियड होता है बच्चे का, बच्चा ग्रो कर रहा होता है, अपने दिमाग के बहुत सारे न्यूरल कनेक्शन बन रहे होते हैं, बिल्ड हो रहे होते हैं, फिजिकली बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंज, नई चीज़ें वो सीख रहे होते हैं, पुरानी चीज़ें वक्ती तौर पे भूल रहे होते हैं, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि इसको डिप्रेशन हो गया। अपनी दुनिया को अपने हिसाब से देख रहे होते हैं, अपना उनका व्यू होता है, बस अपने तरीके से देखना है, अपने तरीके से बात करनी है, तो वो एक डेवलपमेंटल पीरियड होता है बच्चे। सही जी, ठीक है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन की क्या क्या वजूहात होती हैं?
जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये जो है वो क्या माँ बाप से अडॉप्ट होता है, बच्चे अडॉप्ट करते हैं उसको पेरेंट्स से या नहीं? देखिए, डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स से अडॉप्ट मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वालिदैन में से किसी को है तो बच्चे को हो रहा है, ठीक है, या जीन्स में है, इस तरह के बहुत कम चांसेस होते हैं। दूसरा ये है कि जब माँ बाप डिप्रेस होते हैं या माँ बाप को कुछ इस तरह के साइकोलॉजिकल या दिमागी जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, तो वो जो है इनडायरेक्टली बच्चों में कि किस तरह से आ रहा था, असरअंदाज हो रहा होता है। जैसे आपने कॉजेज़ की बात की है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट, अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो उसमें बच्चे के साथ अब्यूज़ मतलब बदसलूकी की जा रही है घर में। अगर माँ को गुस्सा आ रहा है, वो किसी और चीज़ पे, किसी और बात का गुस्सा जो है वो बच्चे पे निकाल रहा है, बिल्कुल। या बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहाँ पे बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटा जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो पॉइंट किया जा रहा है, गुस्सा किया जा रहा है, तो ये भी एक रीज़न बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये भी क्लियर कर देना मेरा ख्याल है मुनासिब होगा कि ये प्रोसेस रेगुलर हो रहा है, एक आध दफ़ा नहीं कि मतलब अगर हफ्ते में कोई एक आध दफ़ा माँ ने डांट दिया है तो वो बच्चे की मतलब चीज़ ज़हनी तौर पे उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। नहीं, अगर रेगुलर आप रूटीन में आप खुद मेंटली डिस्टर्ब हैं तो आप रेगुलर बच्चे को डिस्टर्ब करेंगे, वो चीज़ जो है बच्चे पे अफेक्ट कर रहा होता है। वालिदा का मूड और उनका बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होते हैं वो बच्चे को किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें ये 2-3 कॉजेज़ होते हैं कि बच्चा जो है वायलेंस का शिकार है, मतलब किसी तरह का तशद्दुद किया जा रहा है बच्चे पे, उसे मारा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, तो इससे भी बच्चा जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। दूसरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डोमेस्टिक वायलेंस। जब हम बात करते हैं घरेलू मसाइल की, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही थी, या मियाँ बीवी के बीच में, या वालिद कभी हाथ उठा लेते हैं वालदा पे, उनको मारते हैं, बच्चा वो चीज़ देख रहा है, तो ये फैमिली की जितनी डिस्टर्बेंस है, या सेपरेशन हो रही है वालिदैन की, या फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, तो जो आपके साथ में दूसरे लोग रह रहे हैं उनका आपस में इस तरह का बिहेवियर है, मियाँ बीवी वो बिल्कुल ठीक है, बच्चे के पेरेंट्स का रिलेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके जो साथ क्लोज रिलेशन है वो माहौल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फैमिली का इफेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, और ये बहुत एक मेन कॉज है। दूसरी, जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो 1-2 एग्जांपल हमने शुरू में यही मैंने दी थी कि जब बच्चा कहीं नई जगह पे जाता है तो उसके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है या ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि बच्चा जो है खौफज़दा हो जाता है कि मेरे साथ यही चीज़ होगी, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप, और इसके अलावा क्या होता है एंजाइटी में, इसके अलावा जो आपने बात की कंपैरिजन की, पेरेंट्स बच्चों को कंपेयर करते हैं, तुम्हारा बड़ा भाई तो इतना हाई अचीवर है, उसने तो ये मार्क्स लिए हैं, या पड़ोस में जो है वो बच्चा है वो कितना अच्छे से पढ़ रहा है, उसके मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं, तो ये एक एंजाइटी कॉज करता है बच्चे के अंदर। या फिर बच्चे की अपनी ही पर्सनैलिटी को वो करते रहते हैं कंपैरिजन, पहले तुम इतना अच्छा करते थे, अब तुम्हें क्या हो गया, अब तुम इस तरह क्यों कर रहे हो। बच्चे से रीजन नहीं है कि मे बी बच्चा कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कुछ और फेस कर रहा है, नहीं, आप ये होता है कि बच्चे के कंपैरिजन करते हैं तो उसमें भी एक एंजाइटी इंड्यूस होती है कि अब मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो फ्यूचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एंशियसनेस होती है, बहुत ज़्यादा आपको खौफ होता है, आप परेशान होते हो अपने माजी की चीज़ों से रिलेटेड, तो उसमें बच्चा यही सोचता है कि मुझे बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, अगर मैं नहीं कर सका तो मेरे साथ क्या होगा, तो उसमें फिर वो आपके अलामात जो एंजाइटी के होते हैं वो बच्चे में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो एंजाइटी की ये 2-3, और आगे हमने जब एग्जांपल दी थी तो ये अलामात नज़र आते हैं बच्चों में कि ये मसला है, इस वजह से ये चीज़ आ रही है। सही। मिस, हमारा मसाइल की बात हमारी एक आदत सी हो गई है, मसाइल की बात हम करते रहते हैं और हर वक्त हम मसाइल, यहाँ मसला वहाँ मसला। क्या इन सारे प्रॉब्लम्स का कोई इलाज है और किस तरह का इलाज है? क्या हम सिर्फ माहौल को चेंज करके कर सकते हैं इलाज इसका, या हमें मेडिकेशन की तरफ जाना होता है, किस तरह से? देखिए, इस पे जो है ट्रीटमेंट होते हैं, इलाज होते हैं, और बहुत तरीके के इलाज किए जाते हैं। सो इसमें जो 2 मेन है मैं पहले वो बता देती हूँ कि वो क्या हैं। सबसे पहला जो है वो है इलाज हम साइकोथेरेप्यूटिक
या साइकोथेरेपी या काउंसलिंग की बात करते हैं। सही। दूसरा है हम किसी मेडिसिन पे जा रहे होते हैं, जब हम उसको जब हम होल्ड नहीं कर सकते उसको, वो सिर्फ डिस्कशन से ख़त्म नहीं होता, तो फिर हमें मेडिकेशन की तरफ वो मैं आपको बताती हूँ कंडीशन क्या होती है। साइकोथेरेपी क्या होती है, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो वेल ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनके एक्सपीरियंस होता है, वो एंजाइटी को ट्रीट करते हैं, डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं। किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि साइकोथेरेपी एक सिर्फ बातचीत की और चले गए वापस, वो प्रॉपर एक टेक्निक अप्लाई हो रही होती है। मैंने जैसे आपको कहा क्या मुतासर होता है, हमारा कॉग्निशन, हमारे सोचने समझने की सलाहियत मुतासर होती है, जिसमें हमारी सोच आ जाती है, हमारे थॉट्स आ जाते हैं। हम उनको बच्चे से पूछ के वो रिकॉर्ड करते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है। अब फिर उसकी प्रॉपर टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, हम बच्चे को ऑल्टरनेट देते हैं, और वो सारी चीज़ें एक काउंसलिंग का प्रोसेस होती हैं। अच्छा, अब ये कब होना चाहिए, जैसे कि अलामात हम देख रहे हैं, 1 2 से ज़्यादा बच्चे में नज़र आ रही हैं, बेशक उस टाइम पे वो बच्चा डायग्नोसिस का पूरा क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, जो कि होना ज़रूरी होता है जब भी हम डायग्नोसिस देते हैं। अगर डायग्नोसिस नहीं मीट कर रहा है, बट 4 या 5 सिम्टम्स हैं जो उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए थेरेपी बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी जाती है, बहुत सूट करती है। सही। ट्रीटमेंट जब हम टैबलेट्स की बात करते हैं जो साइकेट्रिस्ट देते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट टैबलेट्स नहीं देते हैं, उनकी पेपर पेंसिल टेक्निक्स होती हैं, उनके बातचीत के थ्रू जो है हम डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके बच्चे के उन अलामात को ठीक कर रहे होते हैं, सिचुएशन को, पेरेंट्स को समझा रहे होते हैं, पेरेंट्स को काउंसल कर रहे होते हैं एक तरह से कि ये इन्वायरमेंट में इस वजह से ये हो रहा है, आप कोशिश करें कि इसको ख़त्म कर दें, या कोशिश करें इसको ठीक कर लें या मॉडिफाई कर लें। तो ये हो गया क्या, साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसेस या काउंसलिंग का प्रोसेस। फिर आते हैं मेडिकेशन पे। बच्चे को नींद नहीं आ रही है, या बच्चे के पेट में दर्द है, या कुछ इस तरह की, आपने ना डॉक्टर से चेक करवाया ना किसी और से चेक करवाया, आपने खुद से दवाइयाँ लेना शुरू कर दी, ये खा लो इससे नींद आ जाएगी, ये खा लो इससे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है, डिपेंडेंसी हो जाती है बच्चों की उन टैबलेट्स पे कि पेट में दर्द है मुझे कुछ दे दें, पेट में दर्द है मुझे कुछ दे दें। बच्चे को तो एंजाइटी रिड्यूस करनी होती है, अब वो कुछ हम टैबलेट दे के तो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब टैबलेट ज़रूरी कहाँ होती हैं और किसी माहिर से लेना कब ज़रूरी होती हैं? वो तब ज़रूरी होती हैं जब हम डिप्रेशन की बात करें। डिप्रेशन में एक स्टेज वहाँ आता है, डिप्रेशन का एक साइन है कि बंदा सुसाइड की तरफ जा सकता है, बच्चा सुसाइड की तरफ जा सकते हैं। अगर मैं एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको बताऊं, जो कि जनवरी 2020 में स्टार्ट होकर दिसंबर 2021 तक गई थी, ऑलमोस्ट 2 इयर्स की वो रिसर्च थी। 2295 रिपोर्ट हुई हैं 2 साल के अंदर, और इनकी एज रेंज क्या थी, कैजुअलिटीज जो बच्चों ने सुसाइड की अटेम्प्ट की है और उस पर डेथ हो गई है, ठीक है, ये रिपोर्ट है। और वो एज क्या है बच्चों की, 10 to 18 ईयर्स के बच्चे हैं, और ये पाकिस्तान का डेटा है, ठीक है। तो ये हमारी सोसाइटी में इतना प्रिवेल, इतना ज़्यादा, मतलब ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ चुकी होती है। तो इसमें जब ये डिप्रेशन इस हद तक चला जाता है कि बच्चे को सुसाइडल थॉट या आइडिएशन आ रही होती है। मतलब थॉट क्या होते हैं कि सिर्फ सोच आ रही है कि मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है। सही। आइडिएशन इस जिंदगी से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं, ठीक है। और आइडिएशन क्या होती हैं, आइडिएशन ये होती हैं कि आपको वो जो सोच आ रही है, आप उसके लिए प्लान करो कि मैं इस तरह से सुसाइड कर लूँगा, या मैंने वहाँ पे देखा था अब मैं भी इसी तरह का ट्राई करूँगा, मैं भी इसी तरह अपनी जान ख़त्म कर दूँगा, मैंने नहीं रहना जिंदा। तो वो क्या होती है, वो आइडिएशन होती है। बच्चे के पास एक प्रॉपर प्लान होता है कि मैं इस तरह करके कर लूँगा। एक होता है सुसाइडल अटेम्प्ट, मतलब आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया, आपने कोई तरीका अपनाया है, अपनी जो है अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, पर वो नाकाम रहा है, आप जिंदा हैं, आप बच गए हैं। पर जब हम सुसाइड कह देते हैं कि सुसाइड है और सुसाइड की वजह से डेथ कॉज होती है, बिल्कुल, ठीक है, उस वक्त बच्चा अपनी जान दे चुका होता है जब हम सुसाइड कहते हैं। सो ये लेटेस्ट इसमें यहाँ पे आता है कि आपको मेडिकेशन बहुत ज़रूरी होती हैं। और फिर सुसाइडल जो है आपके पास ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। समटाइम्स हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आप बच्चे को घर में नहीं कंट्रोल कर पा रहे, उसको छोटी सी कोई चीज़ मिलेगी और वो अपने आप को फ़ौरन से वो अटेम्प्ट की तरफ जाएगा।
नुकसान पहुंचाएगा। तो इसके लिए हमें मेडिकेशन ज़रूरी होती हैं, वो भी किसी साइकेट्रिस्ट से लेना बहुत ज़रूरी है, साइकेट्रिस्ट के पास कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास या और उसमें भी ये प्रोसीजर होता है कि जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जैसे मैंने बताया 2 से 3 अलामत होती हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू हम ये हमें नज़र आ जाता है कि सुसाइडल आइडिएशन है बच्चे को, थॉट है, या बच्चा जो है वो अटेम्प्ट कर चुका है या क्या है। अटेम्प्ट वाली तो हिस्ट्री पेरेंट्स ही देते हैं, पर फिर उसके बाद साइकोलॉजिस्ट भी बहुत सारे केसेस को इस तरह रेफर करते हैं साइकेट्रिस्ट के पास कि ये अब जो है वो थेरेपी तो होगी बच्चे की, काउंसलिंग तो चलेगी, पर अब इसके साथ मेडिकेशन जरूरी है। तो ये कोलैबोरेटिव वर्क होता है, एक मिल के काम करने वाली बात होती है कि हमें समझ आ रही है कि बच्चे को ज़रूरत है तो हम रेफ़र कर देते हैं। तो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं और अपनी जगह पे बहुत अच्छे होते हैं, पर ये समझना और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस टाइम पे बच्चे को मेडिसिन की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेडिसिन देना बच्चे को डिपेंडेंट करना होता है, और इसका फैसला जो है वो डॉक्टर ही कर सकते हैं, और एक साइकेट्रिस्ट ही कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आते हैं कि साइकेट्रिस्ट हमारे पास रेफर करते हैं कि आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप काउंसलिंग। सही, मैं इसी बात की तरफ जा रही थी कि अगर आपको इतना नई नॉलेज है कि मतलब साइकाइट्रिस्ट कौन है, साइकोलॉजिस्ट कौन है, हमें पहले किसके पास जाना है, तो बेहतर ये है आप किसी के पास भी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उनके पास चले जाएं, आप उनसे बात करें, उनको अपना प्रॉब्लम बताएं, तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही जितना आपका प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा जिस तरह का प्रॉब्लम होगा वो उसी तरह से आगे आपको भेज देंगे। साइकाइट्रिस्ट की अगर ज़रूरत होगी तो साइकाइट्रिस्ट के पास भेज देंगे, रेफ़र कर देंगे, अगर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होगी तो वो साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देंगे। तो ज़रूरी बात यह है कि आप किसी न किसी डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर करें, और मेंटल हेल्थ के हवाला से जो आपके मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ के डॉक्टर के पास, जो माहिर नफ्सियात आपके पास होते हैं, जिनको आप जानते हैं, बिल्कुल, तो आप उनसे कंसल्ट करें, जो बहुत ज़रूरी होता है। सही। बहुत शुक्रिया मिस हमारा, हमें हमारे व्यूवर्स को आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। व्यूवर्स, अगर हम बात करते हैं आज के सारे प्रोग्राम के कंक्लूजन के लिए, तो जिस तरह से फ़िज़िकल हेल्थ के लिए आपको जो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत मायने रखती हैं, उसी तरह आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है वो बहुत मायने रखता है। आपको अगर एक खूबसूरत, खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द का माहौल जो है वो भी वैसा ही खूबसूरत, साफ़ सुथरा और खुशहाल रखें। परेशानियों से, हर एक बात में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी सोसाइटी में आजकल एक रुझान हो गया, छोटी सी बात हुई आपने परेशान होकर बैठ जाना, तो परेशान होना हर एक मसले का, किसी भी मसले का हल नहीं है। आप बात करें, आप चीज़ों के साथ अपना जहन जो है उसको फ्रेश रखें, कूल रहेंगे तो हमेशा ज़िंदगी खूबसूरत रहेगी। मिस हमारा बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बहुत खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं। हर एक बात पे परेशान नहीं हो। एक प्रॉब्लम जो होता है, अगर आपको अपने बच्चे में या आपको ख़ुद में कोई एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है तो उसको लेके परेशान नहीं हो जाएं। अपने आप को ठीक से देखें, सोचें और फिर चीज़ों को कंपेयर करके, सबसे बड़ी बात, पुरसकून रहें। और आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं जिनमें आपको लगता है कि आपको किसी डॉक्टर की, किसी साइकाइट्रिस्ट की, किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो आप किसी डॉक्टर से भी, जो आपके आसपास कोई आपका जो फैमिली डॉक्टर है, आप उनसे भी अगर बात करेंगे तो वो भी आपको बेहतर मशवरा देंगे कि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, या आपका प्रॉब्लम जो है वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हेल्दी ज़िंदगी की तरफ आएँ और फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ बढ़ें। अगले प्रोग्राम में आपके लिए कुछ और मालूमाती प्रोग्राम, कुछ और मालूमाती बातें लेके आएंगे ताकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो मज़ीद बेहतर हो सके। मिस हमारा बहुत शुक्रिया आपका, और आपके खूबसूरत मशवरों के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपने कमेंट्स में आज के प्रोग्राम के बारे में, और अगर आपके जहन में कोई प्रॉब्लम है
तो ज़रूर हमसे डिस्कस कीजिएगा, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स का हल लेके आ सकें। खुदा हाफिज़। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.